नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पे बात करने वाले हैं। मन्नन द्विवेदी गजपुरी की स्वामिनी गृहस्थी का कवच। जी, ये कहानी राम प्यारी नाम की एक युवा विधवा की है। हाँ, और उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसके ससुर शिवदास उसे घर की पूरी जिम्मेदारी मतलब घर की चाबियां सौंप देते हैं, उसे स्वामिनी बना देते हैं। बिल्कुल, कहानी शुरू होती है पति बिरजू की मौत के दुखद माहौल से। और फिर अचानक 15 दिन बाद ही शिवदास चाबियां फेंकते हैं राम प्यारी के सामने। ये एक काफी बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो नई जिम्मेदारी मिली, ये जो स्वामित्व मिला, इसका राम प्यारी पर, उसके रिश्तों पर और पूरे घर पर क्या असर हुआ। मतलब गौरव भी था पर बोझ भी था। सही कहा, ये दोनों पहलू साथ साथ चलते इस कहानी में। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। शिवदास का ये फैसला, चाबियां बहू को देना, उनकी आंखों में आंसू भी थे, पर उन्होंने कहा आज से गृहस्थी की देखभाल तुम्हारे ऊपर है। ये क्यों किया होगा उन्होंने? क्या सिर्फ व्यवहारिक जरूरत थी? देखिए, सिर्फ चाबियां देना नहीं था ये। उस जमाने के हिसाब से सोचें तो एक युवा विधवा को घर का पूरा कंट्रोल देना ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ बिल्कुल। हो सकता है शिवदास ने सोचा हो कि जिम्मेदारी मिलेगी, थोड़ा गौरव महसूस होगा, तो शायद वैधव्य का दुख कुछ कम हो जाए। उसे व्यस्त रखने का एक तरीका भी। हाँ। उन्होंने कहा भी कि हल वगैरह वो देखेंगे, पर घर तो प्यारी को ही संभालना है। तो एक तरह से काम बांट दिया उन्होंने। हाँ, लेकिन प्यारी की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? वो हिचकिचाई। जी हाँ, वो कहती है, दादा तुम मेहनत करो और मैं मालकिन बन के बैठूं। ये उसकी मतलब स्वाभाविक हिचक थी। या शायद उसे अंदाजा हो गया था कि ये जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। वो तो काम करके मन बहलाना चाह रही थी। हाँ बिल्कुल, उसकी हिचक एकदम स्वाभाविक थी। लेकिन शिवदास माने नहीं। उन्होंने कहा, भाई मेहमान आएंगे, लेन देन होगा, कौन देखेगा। अच्छा। तो एक तरह से उसे मजबूरी किया ये कहकर कि घर पर भी बहुत काम है। और फिर आता है वो सीन जब प्यारी अकेले भंडार घर खोलती है। कहानी में लिखा है कि चाबी उठाते ही उसे अपूर्व गौरव और उत्तरदायित्व महसूस होता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। पति के जाने का दुख भी जैसे पल भर के लिए भूल गई वो। ये गौरव का भाव इतनी जल्दी कैसे आ गया? शायद वो चाबियां सिर्फ चाबियां नहीं थीं, वो सत्ता का प्रतीक थीं, नियंत्रण का एहसास। और वो भंडार घर का वर्णन भी है ना, गुड़, शक्कर, अनाज के मटके, बर्तन, रसीदें, जैसे कोई खजाना हो। बिल्कुल, जैसे लक्ष्मी का वास हो। वो शक्ति का केंद्र था घर का। हाँ, पर इसके ठीक बाद जो होता है वो असल में चौंका देता है। सही कहा, यहीं पर कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट आता है, पहला विरोधाभास। क्या होता है? भंडार की वो शक्ति महसूस करने के मुश्किल से आधे घंटे बाद ही उसकी पुरानी सहेली झुनिया आती है। हाँ। 1 रुपया उधार मांगने। और वही प्यारी जो पहले इतनी उदार थी, जो गहने तक दे देती थी लोगों को, वो मना कर देती है। बिल्कुल रूखाई से मना कर देती है। कहानीकार लिखते हैं, प्रतिक्षण उसके हृदय पर ममत्व का नशा सा छाया जा रहा था। ओह, ममत्व का नशा, ये घर के प्रति, उस भंडार के प्रति। हाँ, उस स्वामित्व के प्रति। और ये नशा उसके स्वभाव को एकदम से बदल देता है। उदारता जैसे गायब ही हो गई। ये तो मतलब यकीन करना मुश्किल है, इतनी जल्दी इतना बदलाव। हाँ, और ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। ये बदलाव उसकी पूरी पर्सनैलिटी में, उसके काम करने के तरीके में दिखने लगता है। कैसे? वो घर को बहुत अच्छे से चलाती है, इसमें कोई शक नहीं। साफ सफाई, टाइम पर बढ़िया खाना, दूध घी ज्यादा, घर एकदम व्यवस्थित हो जाता है। मतलब मैनेजमेंट स्किल्स तो थी उसमें। बहुत अच्छी। घर में जैसे रौनक आ जाती है। लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। क्या कीमत? वो ना खुद आराम करती, ना दूसरों को करने देती। सुबह तड़के सबको उठा देना, हर काम में सख्ती, टोका टाकी। अच्छा। तो वो एक कुशल मैनेजर तो बन जाती है, पर बहुत कठोर। और इस कठोरता से घर में तनाव बढ़ने लगता है। रिश्ते खराब होने लगते हैं। हाँ, यहाँ तक कि ससुर शिवदास भी, जिन्होंने उसे स्वामिनी बनाया था, वो भी मन ही मन उसे जलने लगता है। यजनेस उसकी सख्ती से परेशान हो जाते हैं। ओह। तो घर में बरकत तो आ रही है, पैसा जुड़ रहा है, लेकिन जो आपसी प्यार था, सहजता थी, वो खत्म हो रही है। तो ये है वो विरोधाभास। बाहर से घर चमक रहा है, हाँ, पर अंदर रिश्ते उलझ रहे हैं। और प्यारी वो सबकी सुनती तो है, पर करती वो ही है जो उसे ठीक लगता है। हाँ। उसे लगता है कि वो जो कर रही है वो घर की भलाई के लिए है। कहानी में लिखा है कि लोगों के ताने और धौंस उसे और मजबूत बनाते हैं। अच्छा, मतलब उसे लगता है कि लोग इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो स्वामिनी है। शायद, हाँ। वो इन्हें अपनी भूमिका का हिस्सा मान लेती है। व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर वो घर के कल्याण को देखती है।
जैसे वो अपनी बहन दुलारी को कड़े बनवाने से मना कर देती है। बिल्कुल। वो कहती है अभी घर की हालत ठीक नहीं। वो तात्कालिक इच्छाओं पर घर की आर्थिक स्थिति को तरजीह देती है। और ये त्याग सिर्फ यहीं नहीं रुकता, वो घर की इज्जत के लिए तो हद ही कर देती है। हाँ, ये इज्जत का सवाल उसके लिए सबसे बड़ा हो जाता है। ये दिखाने के लिए कि गांव में उनका घर किसी से कम नहीं, वो अपने गहने बेचने लगती है। एक एक करके, कभी घर की मरम्मत के लिए, कभी बैल खरीदने के लिए, कभी रिश्तेदारों में लेन देन निभाने के लिए। ये तो कमाल है, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया उसने। ये जुनून बन जाता है उसके लिए, स्वामिनी पद की प्रतिष्ठा बनाए रखने का जुनून। खासकर जब दुलारी को बेटा होता है। हाँ, तब क्या होता है? तब वो इतना धूमधाम से जन्मोत्सव करती है, खूब खर्चा करती है, ताकि कोई ये न कह सके कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। शिवदास कुछ कहते नहीं? शिवदास समझाते हैं उसे, कहते हैं कि सब लुटा देगी तो कोई पूछेगा नहीं, भाई भौजाई भी सगे नहीं रहते, अपने पास कुछ रखना चाहिए। पर प्यारी नहीं मानती। उसका जवाब भी बड़ा, क्या कहें, दृढ़ है। हाँ, वो कहती है मर जाऊंगी तो क्या छाती पर लाद ले जाऊंगी, मेरा धर्म मेरे साथ, उनका धर्म उनके साथ। मतलब वो पूरी तरह से उस भूमिका में डूब चुकी है, अपनी परवाह किए बिना। बिल्कुल, अपना स्त्रीधन, अपनी सुरक्षा, सब कुछ कुर्बान कर देती है उस स्वामिनी धर्म के लिए। ये त्याग महान तो लगता है, पर इसके पीछे एक गहरा अकेलापन भी है। हाँ, और वो अकेलापन दिखता है एक शाम जब वो दुलारी और मथुरा को देखती है। हाँ, वो अपने बच्चे को खिला रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं। और वो दृश्य देखकर प्यारी अंदर तक हिल जाती है। उसका अपना जो दबा हुआ मातृत्व था वो जाग उठता है। कहानीकार ने यहाँ वो घोड़े वाली उपमा दी है ना। हाँ हाँ, जैसे बोझ से लदा चाबुक खाता घोड़ा हाँ हाँ, दूर से किसी दूसरे घोड़े की हिनहिनाहट सुनकर एकदम कान खड़े कर लेता है। हाँ। ये प्यारी के अंदर की वो असली औरत है जो उस स्वामिनी के सख्त खोल के नीचे कहीं दबी हुई है। और जब वो मथुरा और दुलारी को बच्चे के भविष्य की बातें करते सुनती है और मथुरा थोड़ा हमदर्दी दिखाता है, हाँ, तब उसके आंसू निकल पड़ते हैं। उसे अपना जीवन बिल्कुल रेगिस्तान जैसा लगता है। ये क्षण याद दिलाता है कि इस कठोर स्वामिनी के अंदर कितनी कोमलता, कितनी इच्छाएं दफन है। बिल्कुल। फिर वक्त गुजरता है, हालात और खराब होते हैं। शिवदास की मृत्यु हो जाती है। हाँ, और दुलारी के और बच्चे हो जाते हैं, घर का बोझ और बढ़ जाता है। और मथुरा जो पति है वो खेतीबाड़ी में बिल्कुल फिर सड्डी निकलता है, क्योंकि उसे कभी जिम्मेदारी मिली ही नहीं, हमेशा प्यारी ही सब देखती थी। तो नतीजा ये होता है कि प्यारी को अब खेतों के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। यहाँ विडंबना देखिए, कहने को वो अब भी घर की मालकिन है, पर असल में वो घर भर की नौकरानी बन गई है। मजदूर उस पर रौब दिखाते हैं, जमींदार का प्यादा आता है तो धौंस जमाता है। ओह, खाने पीने में भी किफायत करनी पड़ती है और सारी कसर उसी पे निकलती है, क्योंकि घर में अब वही एक फालतू सदस्य जैसी हो गई है। और इसका असर उसकी सेहत पर दिखने लगता है। 30 की उम्र में बाल सफेद, कमर झुक जाती है, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। ये कीमत चुकाई उसने उस स्वामित्व की। पर कहानीकार फिर कहते हैं कि वो फिर भी प्रसन्न थी, क्योंकि स्वामित्व का गौरव मरहम का काम करता था। ये गौरव का भाव कितना गहरा है। हाँ, ये गौरव शायद एक नशाई है जो उसे अपनी असलियत देखने नहीं दे रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक और बड़ा और शायद सबसे दुखद मोड़ आता है। जब मथुरा और दुलारी परदेश जाने का फैसला करते हैं। हाँ, बेहतर भविष्य के लिए बच्चों के साथ। और प्यारी जब कहती है कि वो भी साथ चलेगी, तो दुलारी मना कर देती है, कहती है यहाँ घर बार कौन देखेगा। ये सुनकर तो मतलब प्यारी का दिल ही टूट गया होगा। जिसके लिए उसने अपना सब कुछ लगा दिया, वही लोग उसे पीछे छोड़कर जा रहे हैं। ये शायद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। उसे लगता है कि दूसरों के लिए कितना भी करो, आखिर में कोई अपना नहीं होता। दुलारी का तर्क अपनी जगह ठीक हो सकता है, पर शायद वो परदेश में प्यारी के इस नियंत्रण से, इस सख्ती से आजाद होना चाहती थी। ये भी हो सकता है। तो प्यारी का सारा त्याग आखिर में उसे अकेला कर देता है। बिल्कुल। और वो उनके जाने की तैयारी भी करती है, हलवा पूरी बनाती है, बच्चों की देखभाल के लिए समझाती है, पर अंदर ही अंदर रो रही होती है। हाँ, उसे वो घर अब सूना दिखने लगता है जिसे उसने अपनी जवानी देकर सींचा था। विदाई का सीन बहुत दर्दनाक है। सब चले जाते हैं और प्यारी दरवाजे पर अकेली खड़ी रोती रह जाती है। उसका तो जैसे सब कुछ लुट गया। वो कई दिनों तक बिल्कुल बेसूध पड़ी रहती है। और यहाँ एक और बात है, गांव की औरतें जब तसल्ली देने आती हैं तो उनकी बातों में ईर्ष्या झलकती है ना, कि अब अकेली राज करेगी। हाँ, लेकिन जोखू, वो हलवाहा जिसे प्यारी ने कामचोर कहकर निकाल दिया था, हाँ, वो सच्ची हमदर्दी दिखाता है। ये बड़ा दिलचस्प है। इसका क्या मतलब निकालें? शायद ये कि जो बाहरी लोग थे या रिश्तेदार थे, वो प्यारी के त्याग को या तो समझ नहीं पाए या फिर उसे उसके राज की कीमत मानते रहे।
लेकिन जोखू, जिसने उसकी सख्ती झेली थी, शायद वो उसके अकेलेपन को, उसके अंदर के दर्द को बेहतर समझ पाया। कभी-कभी जिनसे हमारा टकराव होता है, वही हमें ज्यादा ठीक से समझ पाते हैं। तो ये थी रामप्यारी की कहानी। एक साधारण उदार बहू से एक कठोर त्यागी स्वामिनी बनना, और फिर अंत में बिल्कुल अकेली रह जाना। हाँ, उसने जिम्मेदारी को गौरव माना, घर को संभाला, इज्जत भी रखी। पर इस सब में अपना सुख, अपनी इच्छाएं, अपनी जवानी और आखिर में अपना परिवार सब गवा दिया। बिल्कुल, ये कहानी स्वामित्व के इसी दोहरेपन को बहुत गहराई से दिखाती है। एक तरफ अधिकार और गौरव का नशा है, तो दूसरी तरफ जिम्मेदारी का पहाड़ जैसा बोझ, अकेलापन और अपनी इच्छाओं को कुचल देना। प्यारी ने गृहस्थी का कवच बनने की कोशिश की, पर वो खुद ही उस कवच के नीचे पिसकर रह गई। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। क्या जिम्मेदारी निभाने की कीमत हमेशा इतनी ज्यादा होती है? क्या स्वामिनी बनना सच में सम्मान था, या एक तरह का सुनहरा पिंजरा? हाँ, जो बाहर से अच्छा लगता है पर अंदर सिर्फ घुटन है। और ये सवाल सिर्फ उस जमाने का नहीं है, आज भी उतना ही जरूरी है। क्या समाज खासकर महिलाओं से अक्सर ऐसे ही त्याग की उम्मीद नहीं रखता? घर संभालने, परंपरा निभाने, इज्जत का बोझ उठाने की उम्मीद तो की जाती है, पर इस सब में उन्हें क्या खोना पड़ता है, इसकी कीमत को कितनी बार समझा या स्वीकारा जाता है? सही बात है। रामप्यारी की कहानी सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं है, ये उन बहुत सारी अनकही कहानियों पर एक टिप्पणी है। बिल्कुल, उन जिम्मेदारियों पर जो अक्सर बिना सोचे समझे, बिना कीमत जाने लाद दी जाती हैं।